हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evidyati.in। अब हम अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। ये जो सेशन है ये हिंदी मीडियम की स्टूडेंट्स के लिए है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, ताकि यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो जब आप एक्सरसाइज में से पढ़ोगे, एक तो वो आपको अच्छे से समझ आएगा, ऑल्सो आपको उसमें जैसे जो वर्ड्स की मीनिंग पता चल जाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने अभी तक पढ़ा है वो होता है ये। हमने ये पढ़ा है कि ये एक वर्ग होता है ना। बट यहाँ पे जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं वो ये नहीं है। जिस वर्ग की अब हम बात कर रहे हैं वो होता है किसी भी संख्या को दो गुना कर देना। जैसे कि अगर मेरे पास 4 संख्या है और मैं आपसे पूछूं कि इसका वर्ग क्या है, जो 4 का वर्ग होगा, 4 को 4 से गुना कर दो। और इस वर्ग को हम इस तरह से लिखते हैं, 2 लिख देते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो ये संख्या है और इसका वर्ग लिखना है, तो इसके ऊपर यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो 64 का वर्ग क्या होगा, 64 को 64 से ही गुना कर दो। कभी कभी ये गलती हो जाती है कि जैसे अगर मान लो आपसे इसका वर्ग पूछा है तो हम इसको 64 को 2 से गुना कर देंगे, जो कि गलत है। वर्ग का मतलब ये नहीं होता कि उसे 2 से गुना करो। वर्ग का मतलब है जो संख्या है उसको उसी संख्या से गुणा कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है वर्ग। तो किसी भी संख्या का अगर आपसे वर्ग पूछा जाएगा तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो कि है वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। अब इसके कुछ गुणधर्म होता है, जो कि एक हम यहाँ पे बात करने वाले, जो बहुत ज्यादा आगे जाके भी आपके लिए मददगारी होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिख लेते हैं। जैसे कि अगर हम शुरू करें 1 से, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 को 1 से अगर आप गुना करोगे तो आएगा 1। ऐसे ही 2 का वर्ग, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 3 को 3 से गुना करोगे तो 9 आएगा। इसी तरह से 4 को 4 से गुना करोगे तो 16। 5 को 5 से गुना करोगे तो 25। उसके बाद 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। उसके बाद आ जाते हैं 7 पे। 7 को करेंगे अगर हम वर्ग इसका निकालेंगे तो ये आ जाएगा 49। उसके बाद 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो कम से कम 10 तक तो आपको, वैसे तो आपको 20 तक पता होने चाहिए, लेकिन 10 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा गुणधर्म जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है और ये किस तरह से हमें मदद करेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास एक संख्या है 624। ठीक है, ये मेरे पास एक बड़ी सी संख्या है। इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है, 4। ठीक है, तो अगर इसका मुझे वर्ग पता करना है तो यहाँ पे इसका जो भी वर्ग होगा उसकी जो अंतिम होगी वो क्या होगी, अंतिम अंक क्या होगा, ये 4 है। 4 का वर्ग होता है 16, मतलब आखिर में 6 आया। तो इसका मतलब है कि अगर इसका हम वर्ग निकालेंगे तो आखिरी अंक हमेशा 6 होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लेती हूं 17, ठीक है, 17 का वर्ग निकालना है तो यहाँ पे आखिरी अंक क्या है, 7। तो 7 का जो वर्ग होता है उसमें आता है आखिर में 9। तो जो इसका वर्ग होगा उसके अंत में भी 9 आएगा। अब ये छोटा है तो इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 17 को 17 से गुना करके देखते हैं। 7 को 7 से गुना किया, क्या आया, 7 को 1 से किया 7, 8 9 10 11, फिर ये हो गया 7 1, ये हो गया 9 8 1। तो हमारे पास आया 1 8 9। और अभी हमने कहा था इसका अगर हम वर्ग करेंगे तो आखिरी अंक 9 होगा। ठीक है, तो जितनी भी बड़ी संख्या आपके पास क्यों ना हो, हम उसका आखिरी अंक देखेंगे। जो इसका आखिरी अंक होगा वो उसके वर्ग के आखिरी अंक के बराबर होगा। ठीक है, अभी जब हम आगे जाके वर्गमूल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक।
अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है? मान लो मेरे पास यहाँ पे संख्या है 9, तो ये जो संख्या है ये हमें पता है कि ये 3 का वर्ग है। मतलब कि अगर कोई ऐसी संख्या है जो किसी का वर्ग है तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग। मतलब ये हमें पता है कि ये 3 का वर्ग है तो ये एक पूर्ण वर्ग हो गया। इसी तरह से अगर मैं लूं 25, तो ये 25 हमें पता है 5 का वर्ग है तो ये भी एक पूर्ण वर्ग हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे उदाहरण लूं 144, अब ये जो 144 है मैं आपसे पूछूं क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आपको इसे सोचना पड़ेगा क्योंकि 100 तक में तो ये नहीं आता। लेकिन मुझे पता है कि ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि ये 12 का वर्ग है। लेकिन अब आपको अगर 10 से आगे की नहीं पता या अगर इसके अलावा भी कोई और नंबर है, जैसे कि अगर मान लो ये नंबर आ जाता है, अब ये किसका वर्ग है ये तो मुझे भी नहीं पता होगा। इसके लिए हमें या तो इसको कैलकुलेट करना होगा, इसका हल निकालना पड़ेगा कि ये किसका वर्ग है। पर अगर मुझे ये बताना है ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये पूर्ण वर्ग होगा, मतलब ये पक्का किसी का वर्ग होगा। मुझे कैसे पता कि ये पक्का किसी का वर्ग होगा? क्योंकि इसके आखिर में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब फिर से जो हमने अभी गुणधर्म पढ़ा था उसका इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ये जो हमने 1 से लेके 100 तक के वर्ग लिखे थे, इनके अंतिम अंक देखो, 1, फिर 4, 9, फिर 6, फिर 5, फिर 6 फिर से आ गया तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 9 जो पहले भी आ चुका है, उसके बाद है 4, फिर 1 और फिर 0। तो यहाँ पे हमने देखा 100 तक के देख रहे हैं हम बस। तो ये जो है मतलब अगर कोई भी आपके पास संख्या है जिसके अंतिम अंक 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा या 0 होगा तो वो एक पूर्ण अंक होगा। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण ले लेते हैं। ये संख्या दे दी मैंने, अब ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं कैसे पता चलेगा? इसका अंतिम अंक देखते हैं। अंतिम अंक है 1, इनमें 1 है तो मतलब ये एक पूर्ण अंक है। इसी तरह से अगर है 7, 8, 6, 5, 1, 3, इस तरह से आपके पास संख्या है तो क्या ये एक पूर्ण वर्ग होगा? अगर हम इसकी अंतिम अंक देखेंगे तो वो 3 है। 3 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये एक पूर्ण अंक नहीं होगा। तो अब मतलब है कि आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए आप उसे देखते ही बता दोगे कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं वर्ग निकालने की। अब आप सोचोगे कि वर्ग निकालना तो बहुत आसान है, किसी भी संख्या का अगर वर्ग आपको निकालना है तो आप उसी संख्या से उसको गुना कर दोगे। लेकिन अगर वर्ग, यहाँ पे मैं उदाहरण लेती हूँ, मान लो आपको निकालना है इसका वर्ग निकालना है, तो अब ये जो संख्या है ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो जब इसका गुना करोगे तो शायद गलती हो सकती है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हमारे पास एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बांट सकते हैं। जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ 40 जमा 2, लिख सकते हैं इसको हम 40 जमा 2 लिख सकते हैं क्योंकि 40 में 2 जमा करोगे तो यही आएगा, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसे हमने प्रॉपर्टी करी थी, मतलब a प्लस बी का वर्ग। तो ये किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से होता है a स्क्वायर मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो ये हमारा हो जाएगा, a क्या है 40 और b है 2, तो 40 का वर्ग जमा करेंगे 2 का वर्ग जमा करेंगे 2 को गुना कर देंगे 40 और 2 से। ठीक है, अब 40 का वर्ग निकालना आसान है, 4 का वर्ग हमें पता है 16 होता है, साथ में 2 0 लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 2 का वर्ग भी आसान है, 4 होता है, फिर 2 को 2 से गुना किया 4 आ गया, 4 को 4 से किया 16 आ गया, हमारे पास आ गया 160। अब आपको बस इन्हें जमा करना है, तो ये हो जाएगा 4, 6 को 1 से करेंगे 7 और 1, तो ये हमारा आ गया इसका वर्ग।
अब इसमें गलती होने की गुंजाइश कम हो जाएगी क्योंकि आपने इसमें जो करे हैं वर्ग वो बहुत आसान करे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास है मान लो 104 तो इसको आप कर सकते हो 100 जमा 4, या फिर जैसे ये यहाँ पे 42 था, मान लो ये होता 38 तो इसको भी आप कर सकते थे 40 में से 2 घटा दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला a माइनस बी का लग जाता। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास वर्ग निकालने के बाद संख्या को देख के आपको लग रहा है कि इसको आप आसानी से बांट सकते हो तो हम उसको इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला अब हमारा टॉपिक है पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है ये समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 3 संख्या ले रही हूँ, 3, 4 और 5। ठीक है, 3 का वर्ग क्या होता है? 3 का वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 के वर्ग में 4 का वर्ग जमा कर दूं तो मेरे पास 5 का वर्ग आ जाएगा। यही हो रहा है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 और 16 को जमा किया 25 आ गया जो कि 5 का वर्ग है। तो इसका मतलब ये 3, 4, 5 ये जो है इसको हम बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक। मतलब ये 3 जो हमारे पास संख्याएं हैं ये पाइथागोरस त्रिक है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि 3, 4, 5 जैसे ये लगातार संख्याएं हैं तो वो हमेशा लगातार ही हो। अगर मैं लेती हूं मान लो 6, 8 और 10, अभी 6, 8 और 10 में यहाँ पे बीच में 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, लेकिन ये पाइथागोरस त्रिक है क्योंकि 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64 और इनको अगर हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 जो कि 10 का वर्ग होता है। मतलब 6, 8, 10 भी पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न कैसे आ सकता है वो देखते हैं। तो अगर मान लो आपको दे रखा है 16, अब ये बताया गया है कि जो 16 संख्या है ये पाइथागोरस त्रिक में से एक संख्या है। मतलब कि जैसे अभी हम देख रहे थे पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती है तो उसमें से एक संख्या बता दी कि 16 है, बाकी 2 संख्याएं बताओ। तो हम कैसे बताएंगे? पहले तो या तो आप 16 का वर्ग करोगे, फिर इसके बाद के या इससे पहले के जितने नंबर है उनका वर्ग कर करके देखोगे कि किसको जमा करके किसी का वर्ग निकल रहा है, तो वो बहुत लंबा हो जाए और पूरा भी नहीं हो पाएगा कि आपके पास इतनी ज्यादा संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास होता है ये जो पाइथागोरस त्रिक है ये 3 होते हैं। किस तरह से? पहला होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इस तरह से कोई भी जो आपके पास पाइथागोरस त्रिक होगा वो इसी तरह से उसकी 3 संख्याएं होंगी। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि इन तीनों में से एक 16 है, तो मान लो हमने पहले वाले को ही कह दिया कि ये बराबर हो गया 16 के, तो यहां से मैं m निकाल लूंगी। 16 को 2 से किया तो मेरे पास m आ गया 8। ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह से दे रखा होगा तो इस 16 को आप m नहीं लोगे, ये बोल रखा है कि इन तीनों में से एक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास m आ गया 8। अब मैं दूसरी संख्या निकालती हूँ जो कि है m स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 8 का स्क्वायर माइनस 1। 8 का स्क्वायर होता है 64, इसमें से एक घटाएंगे तो आ जाएगा 63। ठीक है, उसके बाद है m स्क्वायर प्लस 1, मतलब 8 के स्क्वायर में एक जमा करना है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, एक जमा करेंगे तो आ जाएगा 65। तो इसका मतलब है जो हमारे पास पाइथागोरस त्रिक है उसमें एक 16 हमें दे रखा था, दूसरा हमने निकाला 63 और तीसरा हमने निकाला 65। तो 16, 63 और 65 ये हो गए हमारे पास पाइथागोरस त्रिक। अब आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो। 16 का वर्ग निकालना, 63 का वर्ग निकालना, उनको जब जमा करोगे तो आपके पास 65 का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस त्रिक के बारे में। अब आते हैं अगले टॉपिक पे।
अभी तक चैप्टर में हमने वर्ग के बारे में बात करी है, अब आते हैं वर्गमूल पे। तो वर्गमूल क्या होता है, इसके लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 5 का वर्ग, ये होता है 25, ठीक है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं कि 5 का वर्ग है 25। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर 25 की हम बात करें तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। समझ रहे हो बात को? 5 का वर्ग 25 है तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। मतलब कि अगर आपके पास कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे हमने 25 ली, तो इसका वर्गमूल का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम उसी संख्या से गुना करेंगे या जिसका हम वर्ग करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी, वो इसका वर्गमूल हो जाएगा। और जैसे ये जब हमें वर्ग लिखना होता है, जैसे हमने लिखा 5 का वर्ग, तो हम ऊपर 2 लिख देते हैं। इसी तरह से वर्गमूल का चिन्ह होता है, जैसे अगर 25 का वर्गमूल पूछा जा रहा है तो 25 पे इस तरह से ये चिन्ह दिखाता है कि ये वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3, 25 का 5, जैसे हमने बात करी। 100 का वर्गमूल क्या होगा, 10, ठीक है। समझ में आ गया? वर्गमूल का मतलब है जो संख्या दे रखी है वो किसका वर्ग है, वो उसका वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं, अगर आपको वर्गमूल निकालना है, कोई छोटी संख्या है या इनमें से कोई संख्या है, तो हम आराम से देख के बता सकते हैं कि ये इसका वर्ग है तो इसका वर्गमूल ये होगा। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आती है या कोई ऐसी संख्या आती है जिसका आपको नहीं पता कि ये किसका वर्ग है, तो हम उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वर्गमूल निकालने की 3 तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला भी हम बात कर रहे हैं जो कि है घटाने की संक्रिया। अब इसमें हम उदाहरण के लिए अभी के लिए हम यहाँ से कोई लेते हैं, 100 ले लेते हैं। तो देखते हैं, पहला हमने नंबर जो लिया है, पहले हमने संख्या ली है वो है 100। अब इस 100 का हमें वर्गमूल निकालना है, जो कि हमें पता है कि 10 है, पर हम यहाँ पे घटाने की संक्रिया से निकालेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमको, यहाँ पे घटाने का मतलब आपको पता है, मतलब इसमें से हमें कुछ घटाना है। अब क्या घटाएंगे, इसमें से हम विषम प्राकृत संख्या हटाएंगे। वो कौन सी होती है, हम सबको पता है प्राकृत संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, आगे की जितनी संख्या है सारी हमारे पास प्राकृत संख्या होती है। अब इसमें से विषम मतलब जैसे 1, 3, फिर उसके बाद 5, 7, तो ये हमारी होती है विषम संख्या। तो अब एक एक करके इसको घटाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया, हमारे को दे रखा है 100, तो सबसे पहली संख्या जो हम घटाएंगे वो होगी 1। तो 100 में से 1 गया, 99 आ गया। अगली संख्या क्या है, 1 के बाद 3, तो 99 में से हम 3 घटाएंगे, 9 में से 3 गया, 6, 9। अब हमारे पास आ गया, इसमें से 3 का अगला क्या है, 5, तो ये आ गया। अब इसके बाद 5 से अगला क्या है, 7, तो ये हो जाएगा 11। 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 4 और 8। इसके बाद अब 84 आ गया हमारे पास। अब 7 से अगली क्या होगी, 9, तो ये हो जाएगा 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब 5, और ये हो गया 7। अब इसमें से अगली संख्या क्या होगी, 9 के बाद 11, 5 में से 1 गया, 4, 7 में से 1 गया, 6। अब इसके बाद इसमें से 11 के बाद कौन सी होगी, 13, तो 13 घटाते हैं, 4 में से 3 गया, 1, 6 में से 1 गया, 5। अब इसके बाद 13 के बाद 15 घटाते हैं, 11 में से 5 जाएगा, क्या आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, और ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 गया, 3। अब इसमें से हम 15 के बाद क्या है, 17, तो 6 में से 7 घटाएंगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये आ गया 9, 2 में से 1 गया, 1। अब 17 के बाद क्या है, 19, तो ये हमारे पास आ गया 0। 0 में से आगे कुछ नहीं घटा सकते हम। तो अब यहाँ पे आपको इसको तब तक घटाते जाना है जब तक आपके पास 0 नहीं आ जाता। अब ये 0 तो आ गया, लेकिन आंसर कहाँ मिला हमें, वर्गमूल क्या है ये कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि हम देखेंगे कि हमने
कितनी बार घटा घटा के 0 तक आए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार हमने किया? 10 बार। तो इसका मतलब है इसका वर्गमूल हो जाएगा 10। समझ में आया? तो ये अभी हमारे पास पहली विधि है जिसको हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। अब आते हैं दूसरे तरीके पे जो कि है अभाज्य गुणनखंडन। ये हम सबको पता है कैसे करते हैं, तो उदाहरण ले लेते हैं। मान लो आपको निकालना है वर्गमूल 7 to 9 का। अब यहाँ पे ये बड़ी संख्या है, इसको देख के हमें नहीं पता कि ये किसका वर्ग है, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया 7 to 9, तो हम ये देखेंगे 3 से हो जाएगा, ये 3 से करेंगे, ये आएगा 2 बन जाएगा 12 4 3। उसके बाद फिर से 3 से करेंगे, ये हो जाएगा 8 1। फिर से 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7। फिर से 3 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9 आया। अब 9 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 और ये 1 आ गया। तो यहाँ पे हमने इसका अभाज्य गुणनखंडन कर दिया। तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ कि 7 to 9 किसके बराबर है? 3 को कितनी बार गुना कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 बार गुना करके आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके जोड़े बना लेंगे। जैसे पहला ये हो गया 2 का एक साथ, 1 2 3 बन गए। अब इसमें से एक में से एक 3 ले लिया, इसमें से दूसरा 3 ले लिया, इसमें से तीसरा, तो मतलब ये आ गया 3 3 3। अब 3 को 3 से गुना करेंगे 9 को 3 से गुना करेंगे हमारे पास आ जाएगा 27, और ये 27 होगा हमारा आंसर। मतलब कि 729 का जो हमारे पास वर्गमूल आएगा वो आएगा 27। मतलब 27 का जो वर्ग है वो है 729। ठीक है, समझ में आया? अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी तरीके पे जिससे हम वर्गमूल निकालते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी तरीके पे, वो है भागफल विधि। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वर्गफल निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमें इसका वर्गफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए यहाँ पे हम इस तरह से एक बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 5 to 9। अब इसका सबसे पहला जो चीज करनी है हमें वो ये है कि जो भी आपको संख्या दे रखी है उसके पीछे से हम 2 के जोड़े बना देंगे। जैसे ये 2 है संख्याएं, तो ये एक साथ कर दी, अब एक ही बची है तो इस तरह कर देंगे। ऐसी अगर संख्या होती 6 7 9 8 5 4 इस तरह की होती तो हम पीछे से शुरू करते, ये हो जाता और ये इस तरह से हम बना देते। तो यहाँ पे हमने 3 संख्याएं थी, तो एक हमारे पास डबल आया और एक हमारे पास एक ही आया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 5 किसी का वर्ग है या नहीं। तो 5 किसी का वर्ग नहीं होता, तो इससे छोटा क्या है हमारे पास? 5 से छोटा हमारे पास है 4, जो कि 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, ऊपर भी 2 लिख देंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आता है। ठीक है, अब इसके बाद 5 में से 4 घटाएंगे, यहाँ पे आ गया 1, और जैसे जब हम भाग करते हैं तो एक एक करके नीचे लाते हैं ना, यहाँ पे हमने इन दोनों को एक साथ लेना है, तो ये पूरा नीचे उतर जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों को जमा कर दो। 2 को 2 से जमा करेंगे तो आएगा 4। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे हम इसे जमा कर रहे हैं, क्योंकि 2 को 2 से जमा करो तब भी 4 आता है, गुणा करो तब भी 4 आता है, इसलिए यहाँ पे गलत नहीं समझना कि गुणा करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जमा करते हैं। अब यहाँ पे जमा करके 4 आ गया। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ने के लिए या तो 129 चाहिए या इससे छोटा चाहिए, लेकिन हम कैसे लेंगे? यहाँ पे मुझे जब गुना करना है तो किसी ऐसी संख्या से करना है जो दोनों में यहाँ पे एक ही होगी। जैसे मैं दोनों पे अगर 2 लिखूं तो मतलब 42 को 2 से करना है,
दोनों में अगर मैं 3 लिखूं तो मतलब 43 को 3 से करना है, 4 लिखूं तो 44 को 4 से करना है। मतलब यहाँ की जो संख्या होगी वो सेम होगी, चाहे 5 लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, तो वो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास या तो आपके पास ये आ जाए तो 9 तक आप सबसे गुणा करके देखो, पर इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, आखिर में 9 है, तो 9 हमने देखना है किस किस के अंतिम अंक में 9 आता है। एक तो 3 में, और 9 किस में आता है, 7 में। तो हम यहाँ पे इसको 3 और 7 से ही करके देखेंगे। सबसे पहले 3 से करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 को 3 से किया 9, 3 को 4 से किया 12, तो हमारे पास आ गया। अगर ना आता तो हम इसको 7 से करके देखते, तो ये हो जाएगा 3 से किया, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब जो आपके पास ऊपर आया है ये आपका होगा उत्तर, मतलब 529 का वर्गफल 23 होता है, जिसका मतलब है कि 23 का वर्ग 529 है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से हम भागफल विधि से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। जो आप एक्सरसाइज की क्वेश्चन करोगे तो वो इन्हीं टॉपिक में से मिलेंगे और आपको वो बहुत इजी लगेंगे। बट अभी वीडियो खत्म नहीं होगी, बिकॉज मैं अब आपको चार्ट दूंगी जिसमें हम कन्वर्जन देखेंगे कि हिंदी के वर्ड्स को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू दी चार्ट। नाउ कमिंग टू आवर चार्ट। चार्ट में हमारे पास सबसे पहले है वर्ग, जो कि होता है स्क्वायर। उसके बाद है वर्गमूल, जो कि होता है स्क्वायर रूट। उसके बाद पूर्ण वर्ग होता है परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद गुणधर्म की बात करी थी, वो होता है प्रॉपर्टीज। उसके बाद हमने बात करी थी पाइथागोरस ट्रिक की, जो कि होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। देन वी हैव घटाने की संक्रिया। घटाने की संक्रिया होता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अभाज्य गुणनखंडन, जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। भागफल विधि होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में मिलेंगे। अब अगर आप इनको नोट डाउन करना चाहो तो आप लिख सकते हो, ताकि जब वहां पे अगर आप किसी भी वर्ड पे अटको तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका हिंदी में मीनिंग क्या है। ओके, सो यहाँ पे हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू वीडियोस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।